नमस्कार। हम लोग आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि बच्चों के स्टूडेंट के रिपोर्ट कार्ड को मैनुअली कैसे हम लोग भरेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। थोड़ा धैर्य रखें, वीडियो लंबा होगा क्योंकि मैं सारे पॉइंट्स को इसमें कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा है प्रमाण पत्र संख्या, इसको कैसे लिखें। तो आपको ये तो मालूम होगा कि आपके 1 क्लास में कितने स्टूडेंट, दूसरे में कितने स्टूडेंट, ये मालूम है आपको, और ये मालूम रहना भी चाहिए। नहीं है तो आप जो उपस्थिति रजिस्टर है बच्चों की, उसको आप देख करके ये तय कर सकते हैं। तो इसको आप ऐसे भरिए। सबसे पहले इस जगह पे आप यू डैश कोड लिखिए, ठीक है। जो भी यू डैश कोड 11 डिजिट का होता है, उसको लिखने के बाद आप ऑब्लिक कर दीजिए, ठीक है। फिर ये कब के लिए जारी कर रहे हैं, ये आप कर रहे हैं 2025 के लिए जारी, तो आप वर्ष भी लिख दें 2025। इसके बाद उसके बाद एक सीरियल नंबर आप रखें। मान लीजिए 2025 में ये सर्टिफिकेट पहला आप किसी बच्चे के लिए जारी कर रहे हैं, तो आप वहाँ 1 लिख दीजिए, ठीक है। इस जगह पे यहाँ आप ये भी कर सकते हैं 2025-26 के लिए आप कर रहे हैं, तो इस तरह कर दीजिए, और यहाँ यू डैश कोड होगा, ठीक है। आगे तो यू डैश कोड ऑब्लिक 2025-26 ऑब्लिक पहला सर्टिफिकेट 1 क्लास का पहला है बच्चा, तो 1 आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला बिंदु पर आते हैं। अगला बिंदु है दाहिने साइड में निर्गत तिथि। तो जिस डेट को आप चाह रहे हैं कि बच्चों को अपने यहाँ से विरमण करने के लिए, रिलीव करने के लिए, वो डेट आप यहाँ पर लिख दें। जैसे कि हमने लिख दिया 31 मार्च 2000, चूँकि यहाँ पर देना है आपको 25 तारीख को ये सारा रिजल्ट, तो वही डेट आप लिख सकते हैं कि 25 मार्च 2026 को आप रिलीव कर रहे हैं, ठीक है। अगला विद्यालय का नाम आप लिख लेंगे, फिर यू डैश कोड विद्यालय का है ना। विद्यार्थी का नाम यहाँ लिखें, हिंदी में लिखें, अंग्रेजी में लिखें, आपके हाथ में है। यदि इंग्लिश में लिखते हैं तो बड़े अक्षर में लिखें, कैपिटल लेटर में। फिर विद्यार्थी की पेन नंबर, PEN, है ना। तो ये परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है, ये है परमानेंट एजुकेशन नंबर, हर बच्चे का होता है। यदि नहीं है तो इसको छोड़ दें, क्योंकि मैनुअली भर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे है क्लास लिखें, फिर यहाँ अनुभाग यानी कि सेक्शन लिखें, फिर पिताजी का नाम लिखें बड़े अक्षरों में इंग्लिश के, फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखें, फिर माँ का नेम लिखें, और यहाँ बच्चे की आधार नंबर दे दें। जनरली सभी बच्चों के आधार नंबर आपको मालूम है। चूँकि ये दे देंगे तो जिस स्कूल में बच्चा अपना एडमिशन करने जाएगा तो सारी चीज़ें आपने वेरीफाई करके दे दी हैं, तो लिखना बेहद निहायत ही ज़रूरी है। पेन नंबर भी लिखें, आधार नंबर लिखें, डेट ऑफ बर्थ लिखें, सारी चीज़ें लिखें, ताकि अगला स्कूल में जाने वाला बच्चा है तो आगे के स्कूल के जो स्टाफ हैं, जो एडमिशन लेने वाले हैं, उन लोगों के लिए सुविधाजनक हो। और कोई खाली रहेगा तो वो वापस भी कर सकता है, तो अनावश्यक बच्चे को परेशानी होगी। तो और यहाँ बच्चे की फ़ोटो आप चिपका सकते हैं, टिकट साइज़ का या फिर बड़ा, जैसा भी संभव हो। ये तो थी बेसिक डिटेल्स। अब हम लोग आते हैं शैक्षिक मूल्यांकन पर। तो यहाँ जो भी सब्जेक्ट है, टोटल 12 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, मैंने इधर देखिए 12 दिए हुए हैं, उसमें से जो जो लागू होता है उसको आप भरेंगे, बाकी को डैश डैश कर देंगे और साफ़ सुथरा सही से लिखें। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ 3 तरह की चीज़ें हैं। क्या है? टर्म 1, टर्म 2 एंड कुल प्राप्तांक। तो कैसे कैसे भरेंगे वो आप ध्यान से देखिए। पहला है रेल 40% ये, और यहाँ अर्धवार्षिक 60%, और अर्धवार्षिक का प्राप्तांक यहाँ पर टोटल, मतलब टर्म 1 का यहाँ टोटल लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिए, SE1 परीक्षा आपकी हुई है 60 नंबर की बच्चों की, ठीक है। तो चूँकि 60% ही है यहाँ पर, इसलिए आपको यहाँ 60 का मार्क्स लेकर के चलना है। तो 60 में बच्चा 60 भी ला सकता है, 55 भी ला सकता है, 50 ला सकता है, 45, 40, 35 कुछ भी ला सकता है। तो यहाँ 60 पर 60 लें, क्योंकि हमको टोटल करना है यहाँ पर 100, ठीक है। ध्यान दीजिए। अब आगे है रेल का 40%। ये समझ में कन्फ्यूजिंग आप लोगों को लगेगा। देखिए सारे लोग आप लोग स्मार्ट हो चुके हैं, मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। 1-2 मेरे मित्र हैं जो मुझे कॉल या मैसेज करते हैं, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अब देखिए इसको समझिए। तो टर्म 1 में कितने रेल एग्ज़ाम हुए या रेल टेस्ट हुए? तो टोटल 8 हुए। कितने कितने मार्क्स के? 20-20 मार्क्स के, ठीक है। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है कि 8 टर्म के टेस्ट हुए, तो उसमें से क्योंकि मान लीजिए 11 जून को एग्ज़ाम हुआ, फिर 12 जून को हुआ, तो ऐसे में 11 जून को 2 दिन हो गए। इन दोनों में से एक दिन ही एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ है। इसका मतलब 8 में से 4 बार सिर्फ एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ है, और एक एक सब्जेक्ट 20 मार्क्स के हैं। तो 4 बार हुए हैं तो कितने मार्क्स हो गए? 20 दूना 4, तो 80 हो गए।
अब यहाँ पर हम लोग अर्धवार्षिक में 60 नंबर ले रहे हैं और यहाँ हम लोग ले लेंगे 80, तो क्या हो जाएगा, ये 8 से 140 नंबर का ये हो जाएगा। तो हम लोगों को नहीं करना है, क्योंकि हमारा अर्धवार्षिक फिक्स है 60% है या जो भी है, वो हमारा 60 नंबर का हमने लिया है। इसलिए चूँकि 100 करना है तो रेल का हम लोग 80 को आधा कर देंगे और 40 करके लेंगे। ठीक है, 80 का आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 40। तो यहाँ आपको 40 में से लेना है और यहाँ 60 में से लेना है। ये दोनों मिला करके जो भी आएगा इसमें से वो टोटल 100 होगा। ठीक ऐसा ही करना है। फिर अगला जो टर्म 2 है उसमें 8 दिनों का रेल टेस्ट हुआ है। तो 8 दिनों में से 4 दिन में कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का 4 दिन हुआ है। तो यहाँ भी वैसे ही है, क्योंकि वार्षिक जो परीक्षा है SA2 वो हमने 60 मार्क्स का लिया है। तो इधर हमारा 40 मार्क्स ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ हो रहा है 80। तो उसको 40 पर लाने के लिए क्या करेंगे, उसको 2 से भाग दे करके यहाँ भी 40 पर लेंगे। तो 40 और 60 यहाँ 100, फिर 40 और 60 यहाँ पर 100। तो इस तरह मिला करके ये तो टोटल 200 हो जाता है। यही कारण है कि नीचे जो फॉर्मूला दिया हुआ है कि दोनों को, अब इसका 50% और इसका 50%, ठीक है, तो दोनों को हमने जोड़ दिया। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ क्या होगा कि रेल में भी आपको दोनों को जोड़ने के बाद, जैसे यहाँ पर हुआ 40, यहाँ पर हुआ 40, मान लीजिए फुल का फुल मिला है, सॉरी यहाँ पर 40, यहाँ 40 और यहाँ भी 40, तो दोनों को मिला करके मान लीजिए पूरा पूरा आया, तो यहाँ तो 80 हो जाएगा। लेकिन फिर यहाँ क्या करना है कि 40% लेना है, इसलिए यहाँ भी हम लोग उसका आधा लिखेंगे। तो जहाँ भी 40% है तो जितना भी मार्क्स आया है उसका हम लोग आधा लेंगे। अब आते हैं इसकी बारी, वार्षिक वाला। वार्षिक में यहाँ क्या होगा कि यहाँ 60 का 60 लिया हमने, यहाँ भी 60 का हमने 60 लिया। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि 60 120 हो जाता है, इसीलिए उसको सही करने के लिए हम लोग उसका यहाँ भी आधा कर देंगे। ठीक है, मतलब 120 होता था तो उसका आधा ही करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 120/2 का आधा 60 ही आएगा। मतलब जितना भी मार्क्स आया उसको आधा करके यहाँ लिखना है, और इस तरह से सब मिला करके आपका, सॉरी इस जगह लिखना है ना, यहाँ पर लिखना है टोटल मार्क्स। यहाँ मान लीजिए ये और ये मिला करके 80 हो गया, तो 80 का आधा यहाँ पर लिखना है इस जगह। इसी तरह यहाँ 160 और 60 आता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 120 नहीं बल्कि उसका आधा लिखना है। इस तरह से जो भी मार्क्स बनेगा यहाँ पर वो मिल करके यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ ग्रेड भी भरना है हमें, तो ग्रेड कैसे भरेंगे, तो ग्रेड भरने का तरीका नीचे दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिए। ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है शैक्षिक अंकन प्रणाली में कि यदि बच्चा 91 नंबर से लेकर के 100 नंबर तक लाता है तो उसको A1 देंगे। ठीक है, फिर दूसरा है यदि बच्चा 81 से लेकर के 80 तक लाता है तो हम उसको A2 देंगे, और यदि बच्चा 71 से लेकर के 79 तक लाता है तो उसे हम B1 देंगे। फिर उसी तरह आगे है। ठीक है, लीजिए ये साफ पेज में आपको मैं दिखा रहा हूँ कि यदि बच्चा 91 से 100 तक लाता है तो A1, 81 से 90 तक लाता है तो A2, और 71 से 80 तक लाता है तो B1। इसी तरह आगे है। तो बच्चे को इतना आपको स्किल्ड करना है कि DE2 ये नहीं आए बच्चे का स्कॉलास्टिक यानी कि शैक्षिक मूल्यांकन में। अब इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाता है शैक्षिक मूल्यांकन। अब हम लोग चलते हैं को स्कॉलास्टिक मार्किंग यानी कि सह शैक्षिक मूल्यांकन में। तो सह शैक्षिक मूल्यांकन में हमें ग्रेड देना है, और ये सारे टोटल इतने कितने कॉम्पिटेंस हैं, मतलब कितनी दक्षताएं हैं। तो बच्चों के अंदर 10 दक्षताओं की अपेक्षा की जाती है। वो है अटेंडेंस, डिसिप्लिन एंड एथिक, अवेयरनेस, हेल्थ हाइजीन, एथिकल वैल्यूज़, इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, फाइन आर्ट्स, डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप स्किल्स, क्रिएटिव स्किल्स, द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। एक एक करके इसको हम लोग समझते हैं। तो सारे में 20-20 मार्क्स बच्चे ला सकते हैं, और उसके आधार पे नीचे दिया हुआ है ग्रेड। तो पहले समझ लें कि ये क्या है ना। तो सबसे पहले अटेंडेंस, मतलब यदि बच्चा 100% आता है, मान लीजिए आपके स्कूल में जो अटेंडेंस है कोई बच्चा का 250 दिनों का है,
ठीक है, कार्य दिवस। 250 में से 250 दिन आया, मतलब ये तो 100% हुआ। तो 100% से ले करके 80%, ठीक है, बच्चा यदि आता है स्कूल तो यहाँ पर बच्चे को 16 से 20 नंबर मार्क्स मिलेगा 20 में से। इसका मतलब है कि उसका ग्रेड होने वाला है ए, ठीक है, क्या हो जाएगा ए। ये कैसे समझा मैंने, देखिए, चूँकि 20 का मतलब क्या हुआ, 20 का मतलब हो गया 100%, ठीक है। हाँ, और चूँकि यहाँ नीचे देखिए, यहाँ 16.1 से लेकर के 20 तक, ठीक है, मान लीजिए 16 ही मैं इसको फिलहाल ले रहा हूँ, है ना, 16 ही यदि मैं मान लूँ तो एक का मतलब क्या हुआ 100/20, और 16 का मतलब क्या हुआ, 16 का मतलब हुआ कि इसको 16 से गुना कर दीजिए, ठीक है, तो ये खत्म हो जाएगा 5, तो 16 पंचे 80, मतलब लगभग 80। तो 100% से लेकर के 80% तक यदि बच्चा प्रेजेंट रहता है तो उसको हम लोग ए ग्रेड देंगे, ठीक है, ए ग्रेड दे देंगे। उसी तरह उससे नीचे है 12, ठीक है, यदि कि 20 यानी कि हो गया 100%, तो एक मतलब हो गया इतना बटे, और यदि 12 दिन 12 से लेकर के 16 तक है ना, 12.1 है, मैं 12 ही मान रहा हूँ, तो 12 होगा तो इसके लिए हो जाएगा 100/20 गुना 12, तो ये कट के तो 5 हो जाएगा, तो 12 पंचे 60, मतलब 60%, ठीक है। तो 60% से लेकर के 80% है तो उसे बी मिलेगा। ठीक इसी तरह से आप आगे निकाल सकते हैं। तो ये हो गई अटेंडेंस की बात, उपस्थिति की बात। अब दूसरा आते हैं बच्चे के डिसिप्लिन और एथिक्स, मतलब हो गया अनुशासन और शिष्टाचार। तो बच्चे के अंदर यदि डिसिप्लिन है, जैसे कि बच्चा समय पर आता है, बच्चा समय पर जाता है, बच्चा क्लास में शोर नहीं मचाता है, ये सारी चीज़ें हैं वो अनुशासन में आती हैं। तो यदि बच्चा खेलता भी है तो वहाँ भी नियम के संगत खेलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और शिष्टाचार बच्चों के अंदर कि बच्चा आए तो जैसा भी आपके यहाँ है, जोहार करने का है, गुड मॉर्निंग करने का है, प्रणाम कहने का है, पैर छूने की परंपरा जैसे भी आपने रखी है, यदि प्रोजेक्ट इम्पैक्ट यूज़ करते हैं तो हर दिन अलग अलग होता है। तो इस तरह से यदि बच्चे के अंदर है तो उसके हिसाब से आप बच्चों को यहाँ ग्रेडिंग कर दें। तो ये हो गई डिसिप्लिन एंड एथिक, समझ गए होंगे। तीसरा है अवेयरनेस। तो अवेयरनेस किसके, अवेयरनेस खुद के प्रति, अवेयरनेस अपने अधिकार के प्रति, अवेयरनेस जागरूकता अपने कर्तव्य के प्रति। संविधान में हमारे अधिकार भी कर्तव्य में हैं, ठीक है। हाँ, तो हमारे कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, समाज में जो चीज़ें हो रही हैं उसके प्रति वो जागरूक है कि नहीं, ठीक है, अपने परिवार के प्रति जागरूक है कि नहीं। तो जागरूक व्यक्तिगत और सामाजिक संदर्भ दोनों तरह से हो सकता है, तो इस हिसाब से आप उनको ग्रेड दें। तो ये हो गई अवेयरनेस की बात। अगला आते हैं हेल्थ एंड हाइजीन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, ठीक है। तो बच्चा स्वस्थ है या नहीं है, पौष्टिक आहार जो है वो बच्चा ले रहा है या नहीं, ये आपको पता चल जाएगा जब आप बातचीत करते हैं तो उनसे। तो फिर ये हेल्थ की बात हो गई। अब हाइजीन, स्वच्छता, बच्चे ब्रश करते हैं कि नहीं, बच्चे रोज़ नहाते हैं कि नहीं, बच्चे के नाखून देखिए, बच्चे के कपड़े देखिए, वो क्या गंदे हैं, ऐसे ही आ जाते हैं या फिर साफ़ सुथरा करके आते हैं। यदि उनके यहाँ सुविधा है तो बच्चे उसको साफ़ करके उसको आयरन भी करते हैं कि नहीं। ये सारी बातें हैं वो स्वच्छता में आएंगी। तो ये हो गए। अब अगली बात है एथिकल वैल्यूज़, मतलब मूल्य। मूल्य क्या होता है कि वो जो नैतिकता होती है ना, वो मूल्य के अंदर आता है। जैसे सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी, ये फिर यदि किसी बच्चे के साथ कोई हादसा या किसी के साथ भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसके प्रति वो सिंपैथी, सहानुभूति रख रहा है, और कई बार समानुभूति, एम्पैथी भी रख रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, बातें हैं, वो सारा एथिकल वैल्यूज़ में आता है, ठीक है। यदि कहीं कोई सामान खरीदने गया, भूल से दुकानदार ने 100 में से उसने 20 का लिया था और भूल से उसे 90 रुपया लौटा रहा है, तो चुपचाप वो घर आ गया, तो ये तो एथिकल वैल्यूज़ नहीं हुआ। तो इस तरह से जो उसके साथ बातें होती हैं, आप उनके साथ रहते हैं तो आपको पता चल जाता है बच्चों की एथिकल वैल्यूज़ के बारे में। अब अगला है इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, बच्चा खेल कूद में रुचि लेता है कि नहीं। तो बच्चे तो जनरली
स्पोर्ट्स में रुचि लेंगे ही। बस स्पोर्ट्स की सुविधा या स्पोर्ट्स के लिए आप फ्रीडम बच्चों को दें खेलने के लिए, आँख मिचौली हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, बैडमिंटन हो, टेनिस हो, कबड्डी हो, बहुत सारे खेल हैं, दौड़ हो, तो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे तो स्कूल लेवल, ब्लॉक लेवल पर वो पार्टिसिपेट करेंगे खेल में, तो उस हिसाब से आप उनको ग्रेड दे सकते हैं। अगला है फाइन आर्ट्स यानी कि ललित कला। तो जब भी सौंदर्य की बात होती है तो उसमें ललित कला आता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है ना, बच्चे के अंदर जो इनर क्वालिटी है उसको भी असेस करने का यहाँ पर मौका दिया है हमारा जो इवैल्यूएशन जो सिस्टम है उसने। बच्चा क्या चित्रकला ड्राइंग करता है, यस करता है, तो फिर यहाँ उनके मार्क्स आएंगे। क्या बच्चा डांस करता है, यस करता है, तो मार्क्स उनके बढ़ेंगे। क्या बच्चा गीत गाता है, गाने गाता है, क्या बच्चा बजाना जानता है कि नहीं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो नृत्य से लेकर के नाटक करने का, कोई एक्ट करने का, ये सारी चीज़ें हैं जो ये फाइन आर्ट्स में ही आएंगी। तो फाइन आर्ट्स ये हो गए। अब अगला है डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप स्किल्स। कोई भी काम हो या कोई भी खेल में भी होता है कि बच्चा जो है वो कभी अंपायर बन गया या फिर कैप्टन बन गया। स्कूल में भी होता है कि बच्चा जो है बाल संसद में कोई मिनिस्ट्री लेकर के कोई पद लेकर के बैठा है और उसको अच्छे से निभा रहा है, तो बच्चे के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। कोई काम देने पर वो आगे बढ़ करके उसको करता है और लोगों को भी और अपने दोस्तों को भी साथ उसमें लेता है। तो इस तरह की यदि बच्चे के अंदर अगुवाई का गुण है तो आप उनको ग्रेडिंग अच्छी करेंगे। अगला है क्रिएटिव स्किल्स। देखिए ये रचनात्मक जो कौशल है उसकी बात कर रहा है। एक होता है, देखिए बोलने की एक कला होती है। कविता तो लोग ऐसे ही पढ़ देते हैं, लेकिन कविता हाव भाव के साथ पढ़ना ये एक स्किल होता है। कविता लिखना यह भी एक स्किल है। ड्रामा लिख देना, कहानी लिखना, तो ये सारे स्किल्स हैं, क्रिएटिव स्किल्स। ललित कला फाइन आर्ट्स में मैं थोड़ा भूल गया ये भी बताना कि बच्चा यदि कुछ क्राफ्ट्स होता है ना कि मूर्ति कला कर रहा है, चित्रकला तो है ही, मूर्ति कला भी यदि बच्चा करता है तो वो भी उसी में आएगा। तो क्रिएटिव स्किल्स में कविता लिखने, हाव भाव से बोलने, कहानी लिखने, कहानी हाव भाव से बोलने, भाषण देने में सक्षम, तो इस तरह की यदि स्किल है बच्चे के अंदर तो इसको हम लोग क्रिएटिव स्किल्स में गिनती लेते हैं। अब आखिरी और 10वां है कि द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। बच्चे के अंदर सहयोग करने की भावना है या नहीं है, या फिर बच्चा स्वार्थी है। यदि स्वार्थी है तो बच्चे, देखिए बच्चा तो घर में भी ट्यूशन पढ़ सकता था, लेकिन बच्चे को ग्रुप में सिखाया जाता है, स्कूल में बुलाया जाता है, ताकि बच्चे अन्य बच्चों के साथ इंटरैक्ट करें और बच्चे जो हैं वो सोशलाइज हो जाएं, बच्चे का समाजीकरण हो, तो तभी तो सहयोग की भावना कैसे आएगी। तो शुरुआत में बच्चे जो हैं वो अधिकारपूर्वक किसी चीज़ पर दावा करते हैं, लेकिन धीरे धीरे बच्चे के अंदर अपना टिफ़िन शेयर करने की, खाना शेयर करने की, बर्थडे आता है तो उनको चॉकलेट देने की, तो इस तरह एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, टिफ़िन शेयर करते हैं, खाना शेयर करते हैं, कोई चीज़ शेयर करते हैं, कॉपी शेयर करते हैं, मदद करते हैं किसी भी चीज़ को हेल्प, किसी भी क्वेश्चन को हेल्प करने में, अपने दोस्तों की जो कमज़ोर है। तो इस तरह की जो भावना है इसको हम लोग द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन में रखेंगे और इसके हिसाब से आप उनको ग्रेडिंग करेंगे। तो उम्मीद है कि ग्रेडिंग आप सही से अच्छे से कर रहे होंगे। यदि कहीं कन्फ्यूज़न था तो मैंने दूर करने की कोशिश की होंगी। यदि यस तो आप लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। मैं सब्सक्राइब करने आपको नहीं बोलूँगा, जो कि फ्री है। धन्यवाद। इसके बाद भी मन में आपके कोई प्रश्न हो तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।